हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत की चर्चा करेंगे और संज्ञानवादी सिद्धांत में आज अपन जो टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो रहेगा जी गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, चाहे वो रिट का एग्जाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, अच्छी रोचक बातें होंगी और एग्जाम से संबंधित हर पहलू की चर्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत से। तो सबसे पहले देखिएगा, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत में सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो रहेगा गेस्टाल्ट शब्द। क्या? गेस्टाल्ट शब्द की चर्चा करेंगे कि गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है और इसका अर्थ क्या है। जी, गेस्टाल्ट शब्द जो है वो जर्मनी भाषा का है। किस भाषा का है? जर्मनी भाषा का है। और ये गेस्टाल्ट शब्द जर्मनी भाषा का है, जो इसका अर्थ जो होगा, यानी इस गेस्टाल्ट का अर्थ जो होता है वो होता है पूर्णाकार। क्या होता है जी? पूर्णाकार। या फिर इसका अर्थ होता है समग्र आकृति। क्या होगा? समग्र आकृति। यानी मूल रूप से अगर आपको पूछा जाए तो गेस्टाल्ट शब्द का एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है, तो जर्मनी भाषा का, और इसका अर्थ क्या है? पूर्णाकार है। अब बात करते हैं कि इस गेस्टाल्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इस गेस्टाल्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जी सर्वप्रथम प्रयोग, गेस्टाल्ट शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है वो किया था वॉल्फ गेज कोहलर ने। किसने? वॉल्फ गेज कोहलर ने किया। यानी इसको गेज भी लिखते हैं और गेज भी लिखते हैं। इसका पूरा नाम है वॉल्फ गेज कोहलर। सर्वप्रथम इस शब्द का जो गेस्टाल्ट शब्द का जो प्रयोग किया है वो कोहलर ने 1925 ईस्वी को एक इनकी पुस्तक थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक के अंदर इन्होंने सर्वप्रथम गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग किया। अब बात आती है कि ये जो गेस्टाल्टवादी कौन कौन है जी हम बात करते हैं कि गेस्टाल्टवादी हैं कौन, यानी गेस्टाल्टवाद को मानने वाले कौन कौन हैं या गेस्टाल्ट विचारधारा के समर्थक कौन हैं। तो गेस्टाल्टवादी की अगर हम बात करें तो गेस्टाल्टवादी में चार प्रमुख व्यक्ति हैं। कितने हैं जी? चार। सबसे पहले बात करते हैं अपन मैक्स वर्दीमर। कई बार वर्दीमेयर भी नाम आ सकता है, तो मैक्स वर्दीमर। दूसरा वॉल्फ गेज कोहलर, और तीसरा था कुर्ट कोफका, और चौथे हैं कुर्ट लेविन। ये चार जी गेस्टाल्टवाद को जो मानने वाले हैं वो मैक्स वर्दीमर, वॉल्फ गेज कोहलर और कुर्ट कोफका, या कह रहे हैं वर्दीमर, कोहलर और कोफका, और साथ ही साथ है लेविन। वैसे ये चारों के चारों ही कहां के हैं? जर्मनी के हैं। कहां के हैं? जर्मनी के। यानी वर्दीमर, कोहलर, कोफका और लेविन, कुर्ट लेविन भी कहां के हैं? जर्मनी के हैं। तो मैक्स वर्दीमर, वॉल्फ गेज कोहलर, कुर्ट कोफका और कुर्ट लेविन, चारों के चारों गेस्टाल्टवादी हैं। जबकि अगर हम बात करें कुर्ट लेविन की, इनका जन्म तो अमेरिका में ही होता नहीं, जन्म तो इनका जर्मनी में ही होता है। जन्म इनका जर्मनी में होता है और बाद में ये जो निवास करते हैं, जब बाद में चले जाते हैं और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पे भी रहते हैं, तो इनका निवास यहाँ पे बाद में ये अमेरिका में निवास करने लग जाते हैं। कौन? कुर्ट लेविन। ओके। अब बात यहाँ पे गेस्टाल्टवाद से अगर हम बात लें तो इसमें जैसे चार व्यक्ति हैं, इन चार व्यक्तियों में प्रमुख गेस्टाल्टवादी कौन है, गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है जी। यहां पे बात आती है गेस्टाल्ट वाद के प्रवर्तक जी। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक जो हैं
वो है मैक्स वर्दिमियर या मैक्स वर्दिमर। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो मैक्स वर्दिमर जो जर्मनी के हैं। अब इसके बाद हमें जो पूछा जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि प्रमुख गेस्टाल्टवादी कौन है? प्रमुख गेस्टाल्टवादी, जैसे ये सभी के सभी क्या हैं? गेस्टाल्टवाद को मानते, गेस्टाल्टवादी है, पर इनमें प्रमुख गेस्टाल्टवादी कौन है? जी प्रमुख गेस्टाल्टवादी अगर हमें पूछा जाए तो वोल्फगैंग कोहलर है। कौन? वोल्फगैंग कोहलर। कौन? वोल्फगैंग कोहलर। यानी गेस्टाल्टवादी पूछे तो कोहलर, कोफ्का, वर्दिमर और लेविन है, जबकि अगर गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक पूछे तो मैक्स वर्दिमर है और प्रमुख गेस्टाल्टवादी पूछे तो वोल्फगैंग कोहलर है। अब हम बात ये करेंगे कि गेस्टाल्टवाद कैसे अस्तित्व में आया, इस गेस्टाल्टवाद का इतिहास क्या है, क्या इतिहास है इस गेस्टाल्टवाद का। अब तक जो हमने चर्चा की है वो सिद्धांत की चर्चा नहीं की, सिद्धांत से पहले बहुत कुछ है। तो जैसे गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है, जर्मनी भाषा का अर्थ क्या है, पूर्णाकार है। और सर्वप्रथम गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग किसने किया है? कोहलर ने किया है। किस पुस्तक में किया है? गेस्टाल्ट ऑफ साइकोलॉजी में किया 1925 ईस्वी को। 1925 ईस्वी को। गेस्टाल्टवादी कौन कौन है? गेस्टाल्टवाद विचारधारा के समर्थक कौन कौन है? तो मैक्स वर्दिमर, वोल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोफ्का और कुर्ट लेविन। जबकि लेविन जो थे जर्मनी के तो निवासी थे, परंतु जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और बाद में ये कहां चले जाते हैं? अमेरिका में चले जाते हैं। अमेरिका में ये निवास करने लग जाते हैं। इसके बाद बात आई कि गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है? तो जी मैक्स वर्दिमर हैं और प्रमुख गेस्टाल्टवादी हैं वोल्फगैंग कोहलर है। अब बात करते हैं अपन गेस्टाल्टवाद का इतिहास क्या है। जी गेस्टाल्टवाद का इतिहास 1912 से स्टार्ट होता है, जो अब अपन चर्चा करते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गेस्टाल्ट वाद का इतिहास। यस, गेस्टाल्टवाद का क्या इतिहास है, यानी गेस्टाल्टवाद जो विचारधारा, गेस्टाल्टवाद कैसे अस्तित्व में आया, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 1912 ईस्वी को मैक्स वर्दिमर ने गेस्टाल्ट विचारधारा के अंतर्गत अंतर्दृष्टि व सूझ को प्रस्तुत किया। यानी इन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया था, गेस्टाल्ट विचारधारा के अंतर्गत अंतर्दृष्टि और सूझ के बारे में इन्होंने बातें बताई। इसके बाद 1920 ईस्वी को गेस्टाल्टवाद संप्रदाय अस्तित्व में आता है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 1912 में मैक्स वर्दिमर ने गेस्टाल्ट विचारधारा के अंतर्गत अंतर्दृष्टि और सूझ को प्रस्तुत किया और उसी के परिणाम स्वरूप 1920 ईस्वी को गेस्टाल्टवाद संप्रदाय अस्तित्व में आता है। ओके, फिर 1924 ईस्वी को कुर्ट कोफ्का ने एक बुक प्रकाशित की थी जिसका नाम था द ग्रोथ ऑफ द माइंड। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ 1924। तो कुर्ट कोफ्का ने द ग्रोथ ऑफ द माइंड बुक का प्रकाशन किया। किसने किया? जी 1924 ईस्वी में द ग्रोथ ऑफ द माइंड जो बुक प्रकाशित हुई
वो कुर्ते कोफका ने प्रस्तुत की थी। इसके बाद अगर हम बात करें 1925 ईस्वी को, 1925 याद रखिएगा, गेस्टाल्टवाद जो अस्तित्व में आया है संप्रदाय वो 1920 को आता है और 1925 ईस्वी को वॉल्फ गेज कोहलर ने एक तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वे, याद रखिए गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वे द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, द मेंटेलिटी ऑफ द एफ, ये दो पुस्तक प्रकाशित हुई। 1925 को वोल्फ गेज कोहलर ने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वे द मेंटेलिटी ऑफ द एप्स बुक का प्रकाशन किया। अब ये था छोटा सा एक इतिहास कालक्रम। अब इन्होंने जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक प्रकाशित की, इसी पुस्तक में उन्होंने गेस्टाल्टवाद पर प्रयोग किया, यानी गेस्टाल्ट पर प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर बताया। याद रखिए हम बात कर रहे हैं अभी कोहलर की, किसकी? कोहलर की, यानी कोहलर ने जो बातें बताई है इसकी बात करते हैं कि 1925 में इन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या द मेंटलिटी ऑफ द एप्स जो पुस्तक का प्रकाशन किया। इस पुस्तक के अंतर्गत इस कोहलर ने क्या क्या बताया? इन्होंने कहा यानी प्राणी सीखता कैसे, जैसे सीखने के संदर्भ में इन्होंने जो बात कही वो तीन बातें कही। किसके संदर्भ में? सीखने के संदर्भ में, कि प्राणी कुछ बातें देखकर सीख लेता है, कुछ बातें करके सीख लेता है और कुछ बातें अपने सूझ का प्रयोग करके सीख लेता है। किसका? सूझ का प्रयोग या फिर अंतर्दृष्टि का प्रयोग करके सीख लेता है। बात थी 1925 से कोहलर के गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की। इस पुस्तक के आधार पर उन्होंने बताया कि कोई भी प्राणी हो, कुछ प्राणी तो किसी को देख करके, कुछ कर करके और कुछ अपने सूझ और अंतर्दृष्टि के द्वारा सीख लेते हैं। जैसे देखकर बात करें, अगर हमने जैसे कई बार देखो सामाजिक रीति रिवाजों की या फिर नैतिकता की बातें सीखी हैं तो देखकर सीखा। अगर करके सीखने की बात हो, चाहे आपने टाइपिंग किया हो, चाहे कोई मॉडल बनाया हो, कोई चार्ट बनाया हो, चाहे साइकिल चलाना सीखा हो, वो करके ही सीखा है। जबकि सूझ का प्रयोग या अंतर्दृष्टि के प्रयोग के द्वारा हमने मैथ्स की सर्वे समीकरणों को और मैथ्स के जटिल क्वेश्चनों को सोल्व अंतर्दृष्टि या अपने सूझ के द्वारा ही किया है। तो ये जो बात थी गेस्टाल्ट के इतिहास की। अब जो बात करेंगे गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कैसे प्रयोग किया और क्या प्रयोग था, कब किया गया और कैसे अस्तित्व में आता है। तो अब देखिए हम बात करते हैं गेस्टाल्टवाद के इतिहास के बाद गेस्टाल्ट सिद्धांत क्या है, गेस्टाल्ट सिद्धांत पर कैसे प्रयोग किया, किसने प्रयोग किया और प्रयोग में क्या क्या विशेष बातें रखी, कितने चरण में इसके प्रयोग को किया गया, कब किया गया और कैसे यह अस्तित्व में आया। फिर इसके बाद अनेक विचारधाराएं, अनेक निष्कर्ष उसके आधार पर अपन निकालने का प्रयास करेंगे। तो अब लेते हैं हम गेस्टाल्टवाद सिद्धांत की बातें। अब देखें गेस्टाल्ट वाद का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, सबसे पहले इस सिद्धांत के उपनाम विशेष हैं जी, उपनाम याद रखिएगा। हम चर्चा करेंगे कि उपनाम इसके कैसे पढ़े। एक तो बात देखो अंतर्दृष्टि की हुई है अभी थोड़ी देर पहले, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहेंगे, सूझ का सिद्धांत भी कहेंगे, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत भी कहेंगे, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत कहेंगे, समग्रवाद का सिद्धांत,
अवयववादी सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, अवयववादी सिद्धांत। और एक इसको इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है, इनसाइट थ्योरी। और एक इसको कहेंगे SOR थ्योरी। अब देखो SOR में क्या है, इनसाइट तो सूझ की बात ही है, तो देखिए इनसाइट थ्योरी या SOR थ्योरी, अंतर्दृष्टि का, सूझ का, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत, अवयववादी सिद्धांत, समग्रवाद और इनसाइट थ्योरी और SOR। देखो SOR क्या है, S का मतलब यहां पे स्टिमुलस ही है और O का मतलब यहां पे ऑर्गेनिजम्स है। क्या है, ऑर्गेनिजम्स। और R का मतलब यहां पे रेस्पॉन्स है, यानी ये उद्दीपक और इस ऑर्गेनिजम्स का मतलब यहां पे सर्जनात्मकता और R का मतलब यहां पे रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया। पर ये जो O है यानी सर्जनात्मकता, इसको हम कहेंगे मानसिक शक्ति। क्या कहेंगे, मानसिक शक्ति। मानसिक शक्ति में जैसे तर्क, चिंतन, मनन और कल्पना। जैसे कि हमने थांडाइक का सिद्धांत पढ़ा था SR थ्योरी, उसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच संबंध जो बन रहा था वो संयोग मात्र था, उनका संबंध से ही अधिगम कर रहा था। और यहां पर कह रहा कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो संबंध स्थापित करने का काम करता है वो तर्क, चिंतन, मनन जैसे मानसिक शक्तियां ही काम करती है। तो गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है ये SOR थ्योरी या अंतर्दृष्टि या सूझ का, ये सीखने के सूक्ष्म सिद्धांत, ये समग्रवाद या फिर इनसाइट थ्योरी की बात करें तो दोस्तों ये जो सिद्धांत है गेस्टाल्टवाद, ये SR थ्योरी किसने दी थी पता है, थांडाइक के SR थ्योरी, थांडाइक की SR थ्योरी, स्किनर की RS थ्योरी, यानी एडवर्ड ली थांडाइक की SR थ्योरी, स्किनर की RS थ्योरी और इवान पेट्रोविच पाव्लोव की CR थ्योरी का खंडन करता है। का खंडन याद रखिए, इनका क्या करता है, ये खंडन करता है। यानी इसमें SR को, RS को या CR को कोई महत्व नहीं है, ये इनका खंडन कर रहा है कि ऐसा नहीं होता, ना कोई संयोजन से ना कोई पुनर्बलन से ये बात पुनर्बलन की करता है, ये संयोग की बात करता है, ये अनुबंधन की बात करता है। देखो ये इसने बात जो की थी वो पुनर्बलन की थी और इसने बात जो की थी संयोजनवाद की या संबंधवाद की बात की थी और इसने जो बात की थी इवान पेट्रोविच पाव्लोव ने वो बात अनुबंधन की थी। ओके, जबकि गेस्टाल्टवाद के अंदर ऐसा नहीं है, वो बात किसकी कह रहे हैं यहां पे, ओ की कह रहे हैं, यानी सृजनात्मकता की, मानसिक शक्तियों की, जिसको हम सूझ कह सकते हैं, अंतर्दृष्टि कह सकते हैं, अंतर्दृष्टि। और ये तभी संभव है जब क्या हो, सामने स्टिमुलस हो, उद्दीपक हो। तो गेस्टाल्टवाद जो है वो SR थ्योरी, RS थ्योरी और CR थ्योरी का खंडन करता है। यानी कहने का मतलब थांडाइक के सिद्धांत का, स्किनर के सिद्धांत का और इवान पेट्रोविच पाव्लोव के सिद्धांत का ये खंडन करते हैं। साथ ही साथ है अगर हम बात करें कि गेस्टाल्टवादी मान लो कि इनका तो क्या खंडन करें तो किसी को मानते भी होंगे जी, ये संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं। किसके, संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक, यानी किस विचारधारा के, संज्ञानवादी विचारधारा के हैं। तो आपको पता है कि संज्ञानवादी जो विचारधारा है उसको तो जन्म हुआ था जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से। तो
तो ये आधारित किस पर है? फिर संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक हैं, जबकि SOR थ्योरी या इनसाइड थ्योरी या सूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आधारित किस पे? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित। किस पर आधारित है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। अब बात करते हैं कि गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है, ये तो उपनाम पे चर्चा थी, किसका खंडन किया, किस पर आधारित है? तो उपनाम है, अंतर्दृष्टि है, सूझ है, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत, अव्ययवादी, समग्रवाद, इनसाइड थ्योरी, SOR थ्योरी, जिसके अंतर्गत अपन SR, RS और CR थ्योरी का खंडन करते हैं और यहाँ पे संज्ञानवादी विचारधारा के ये समर्थक रहे हैं। साथ ही साथ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर ये आधारित है। तो गेस्टाल्टवाद पर प्रयोग किसने किया, तो ये चर्चा करते हैं। अब देखिएगा, बात करते हैं गेस्टाल्टवाद पर प्रयोग। गेस्टाल्टवाद पर प्रयोग जी, गेस्टाल्टवाद पर जो प्रयोग किया है वो कोहलर ने किया है। किसने किया है? कोहलर, यानी वोल्फ गेज कोहलर ने, वोल्फ गेज कोहलर ने। और वोल्फ गेज कोहलर ने ये जो प्रयोग किया है, ये जर्मनी के एक टेनेराइफ द्वीप के ऊपर किया है। किस द्वीप पर है? टेनेराइफ द्वीप, जो जर्मनी में। ध्यान से सुनिएगा, गेस्टाल्टवाद प्रयोग किसने किया? गेस्टाल्टवाद पर प्रयोग किया है वो कोहलर ने। और ये प्रयोग उन्होंने कहां किया है? तो टेनेराइफ द्वीप जो जर्मनी में है, यहां पर इस कोहलर ने क्या किया? 100 से अधिक वन मानुष पर प्रयोग किया। साथ ही साथ अन्य प्राणियों पर भी इन्होंने प्रयोग किया है, मुर्गियों पर भी प्रयोग किया है, साथ ही साथ कुत्ते पर भी इन्होंने प्रयोग किया है। पर हमारे इस सिद्धांत के अंतर्गत जो इनका प्रसिद्ध प्रयोग है वो सुल्तान नामक चिंपांजी वाला है। तो क्या देखो, अब बात ये पूछी जा सकती है कि गेस्टाल्टवाद पर कोहलर ने प्रयोग कहां किया? तो जर्मनी में किया है जी। कहां किया है? जर्मनी में। और किस द्वीप पे किया है? टेनेराइफ द्वीप पर किया है। एक बात आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि गेस्टाल्टवाद का जन्म कहां हुआ? तो आपको जवाब देना है जर्मनी। गेस्टाल्टवाद का जन्म कहां हुआ? जर्मनी में हुआ। तो टेनेराइफ द्वीप पर इन्होंने किस पर प्रयोग किया है? सुल्तान नामक वन मानुष पर, यानी सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। इस सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया, टेनेराइफ द्वीप जर्मनी में। अब ये प्रयोग कैसे और कैसे अस्तित्व में आता है, ये बात सुनिए। इस प्रयोग के अंदर इसके जो सहयोगी हैं, कई बार इनके सहयोगी पूछे जाते हैं, यानी कोहलर के इसमें सहयोगी कौन कौन रहे हैं जी? सहयोगी रहे हैं एक तो कुर्ट कोफका और कुर्ट लेविन, दो इनके सहयोगी भी रहे हैं। यानी प्रयोग किया किसने है? कोहलर ने किया है। और इसके सहयोगी कौन है? कुर्ट कोफका और कुर्ट लेविन है। जबकि ये दोनों ऑप्शन में ना मिले तो कोफका ही करना है आपको। अब देखिए, सुल्तान नामक चिंपांजी पर इन्होंने प्रयोग किया। अब ये प्रयोग 1920 ईस्वी को, ध्यान से सुनिए, 1920 ईस्वी को इन्होंने जर्मनी में प्रतिपादित किया। जर्मनी में प्रतिपादित किया और यहीं से गेस्टाल्टवाद विचारधारा का या गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म होता है। कब है? 1920
यानी 1920 में जर्मनी में प्रतिपादित किया, और विश्व स्तर पे देखा जाए तो 1925 ईस्वी में यही प्रयोग दुनिया के सामने रखा गया। 1925 ईस्वी को यह प्रयोग अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के द्वारा दुनिया के सामने रखा, और यहीं पर गेस्टाल्टवाद सिद्धांत का जन्म हो जाता है। तो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत कब दिया गया, तो आपको 1925 ही करना है, जबकि गेस्टाल्टवाद पर इन्होंने जो प्रयोग किए हैं वो 1913 से लेकर 1917 के बीच किए हैं। 1913 से 1917 के बीच इन्होंने अनेकों प्रयोग किए, और उनमें से जो एक सुल्तान नामक चिंपांजी वाला जो प्रयोग था वो 1920 ईस्वी में जर्मनी में प्रतिपादित किया, और वहीं से गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म होता है। और इसके बाद उन्होंने जो ये प्रयोग गेस्टाल्टवाद के ऊपर जो सुल्तान नामक चिंपांजी पे प्रयोग किया था, ये पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ, और यही सिद्धांत फिर 1925 में दुनिया के सामने रखा गया, जो गेस्टाल्टवाद के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? गेस्टाल्ट नाम से जाना गया। अब हम चर्चा करते हैं कि गेस्टाल्ट नामक सिद्धांत जो दिया गया है कोलर के द्वारा, या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के जो पुस्तक में उन्होंने गेस्टाल्टवाद के ऊपर प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी पे किया, वो प्रयोग क्या था और कैसे उन्होंने वो प्रयोग किया था, इस पे अपन चर्चा करेंगे कि कैसे प्रयोग किया, कितने चरण में वो प्रयोग हुआ। कई बार पेपर में इनके चरण के बारे में भी पूछा जा सकता है कि सुल्तान नामक चिंपांजी पे किया गया प्रयोग कितने चरण में किया गया, तो चरण जरूर पूछ सकते हैं। हमें वो प्रयोग बेसिकली अगर कंठस्थ याद होगा तो हम उसमें उनके चरण को भी याद रख पाएंगे, और इनके उपनाम को समझने में भी हमें कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो अब चर्चा करेंगे हम सुल्तान नामक चिंपांजी पे किए गए प्रयोग का चरण क्या था, और उसके बाद क्या निष्कर्ष गेस्टाल्टवाद के द्वारा निकाले जाते हैं। अब देखिए, बात करें सुल्तान नामक चिंपांजी पर किए गए प्रयोग का चरण, यानी सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग के चरण कितने चरण थे, कितने चरणों में किया गया जी? याद रखिए, सीधे क्रमों में आपको इसके चरणों की संख्या क्या बतानी है? 4 बतानी है। ये 4 चरणों में ये प्रयोग किया गया था। सबसे पहले क्या किया गया, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले एक कमरा था, फर्स्ट चरण की बात कर रहे हैं। प्रथम चरण क्या किया गया? ये यहां पे केलों का गुच्छा जो कमरे पे ऊंचाई पे लटकाया गया, और यहां पर एक बॉक्स रखा गया। ओके, अब इसके अंदर एक बॉक्स रख दिया गया, और ये यहां पे था उद्दीपक के रूप में। क्या था? उद्दीपक था। अब इसके अंदर एक सुल्तान नामक चिंपांजी को, किसको? सुल्तान नामक चिंपांजी को इसके अंदर डाल दिया जाता है। ओके, अब ये था जी सुल्तान। अब ये भूखा होने के बाद, जैसे इनको भूख लगाते हैं, भूख लगने के बाद क्या करता है? पहले इसने क्या किया, अनुक्रिया जो इनकी थी वो उछल कूद थी, वो उछल कूद मचाता रहा। यानी यहां पे ये उछल कूद मचाना एक शारीरिक क्रिया थी, शारीरिक क्रिया।
उछल कूद मचाने से इनके केलों का गुच्छा इनके हाथ में है ऊंचाई पे था। तो कहने का मतलब इन शारीरिक क्रियाओं का यहां पर कोई महत्व नहीं है, शारीरिक क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है। फिर थककर जब ये बैठ जाता है तो इसका ध्यान एक बक्से पर जाता है, ये जो बोक्ष है इस बोक्ष पर इसका ध्यान जाता है। अब बोक्ष पर जैसे ही इसका ध्यान गया, समस्या क्या थी यहां पर? सबसे पहले समस्या है केलों को ऊंचाई पर बांधने पर या ऊंचाई पर केलों का ऊंचाई पर होने के कारण केले प्राप्त न होना, यह क्या थी? समस्या थी। अब देखो समस्या उसके सामने है, यानी केले के गुच्छे उद्दीपक है, उनके सामने समस्या भी एक बोक्ष भी है और सारी क्रियाओं का यहां पर कोई महत्व नहीं है। अचानक से इसका ध्यान बक्से पर जाता है। देखिए मैंने बोला क्या है कि अचानक ध्यान बोक्ष पर जाता है। अब अचानक ध्यान मोक्ष पर जाना कहने का मतलब इस समस्या के समाधान का अचानक से समाधान दिमाग में आ जाना। अचानक बक्से के ऊपर इसका ध्यान जाता है और बक्से को खिसका कर ये इसके नीचे ले आते हैं और केले के गुच्छों को प्राप्त कर लेते हैं। देखो यहां पे बोला गया कि अचानक ध्यान बक्से पर जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर समस्या का समाधान अचानक हुआ है, अचानक हुआ है। और यह समस्या का समाधान अचानक किससे हुआ है? तो समस्या का अचानक समाधान सूझ या उसकी अंतर्दृष्टि से हुआ है। किससे हुआ? सूझ या अंतर्दृष्टि से हुआ है। इसीलिए सिद्धांत को क्या कहा गया? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। देखिए सारी चीजें पूर्ण रूप से आपके सामने हैं, जैसे बक्सा भी है, केले के गुच्छे भी है, समस्या भी है। अब समस्या को यहां पे किस रूप से देखा गया? प्रत्यक्षीकरण, यानी समस्या इसमें क्या है? समस्या समाधान प्रत्यक्षीकरण द्वारा यहां पे क्या हो पाया है? संभव हो पाया है। तो इस सिद्धांत में जो पहला चरण था उसमें एक बक्सा रखा गया, फिर उस बक्से को इधर खिसकाया गया, केलों के गुच्छों को प्राप्त कर लिया। पर यहां पे ध्यान देने वाली बात थी कि समस्या का समाधान अचानक हुआ, इसका मतलब समस्या का अचानक समाधान सूझ या अंतर्दृष्टि से हुआ है, जिसमें समस्या के समाधान में प्रत्यक्षीकरण का होना बहुत जरूरी होता है। प्रथम चरण यही था। और दूसरे चरण में क्या किया गया? दूसरा चरण। अब दूसरे चरण में क्या हुआ? दूसरे चरण में ये केलों के गुच्छे को थोड़ा और ऊंचाई पर बांध दिया गया, यानी वैसा का वैसा वही कमरा। और प्रयोग आपको पता है कोहलर ने किया है, तो केले के गुच्छे अब की बार ऊंचाई पर बांध दिए गए ऐसे, और अब की बार एक के बजाय यहां पर दो बॉक्स रख दिए गए। तो अब की बार उसने कोई शारीरिक क्रिया उछल कूद नहीं मचाई, जबकि क्या किया? उन एक बक्से के ऊपर दूसरे बक्से को रखा और केले के गुच्छों को प्राप्त कर लिया। यह इसका दूसरा चरण था, जिसमें दो बक्से प्लस में क्या है? ऊंचाई पर केले हैं, ऊंचाई पर केले। यह दूसरा चरण था। दूसरे चरण में दो बक्से रखे गए। अब बात करें अगर तीसरे चरण की, तीसरे चरण, तो तीसरे चरण में क्या होता है? बक्से दो होते हैं और उनके साथ और ऊंचाई पे केलों को बांध दिया जाता है। जैसे वही उसी प्रकार से कमरा होगा और केले अधिक ऊंचाई पर बांध दिए जाएंगे और इसमें दो बक्से होंगे, प्लस में एक छड़ी होगी, यानी दो बक्से होंगे, इसमें दो बॉक्स होंगे प्लस एक छड़ी होगी। अब दो बक्सों को वही बात
सुल्तान नामक चिंपांजी को अंतर्दृष्टि तो विकसित हो चुकी है। अब उसने क्या किया, एक बॉक्स पे दूसरे बॉक्स को रखा तो उनको केले हाथ प्राप्त नहीं होते हैं, तब वो क्या छड़ी का प्रयोग करके केले के गुच्छों को प्राप्त कर लेता है। अब इसके बाद चौथा चरण क्या था, चौथा चरण जी, चौथा चरण याद रखें, सुल्तान नामक चिंपांजी पर 4 चरण में प्रयोग हुआ है। पहले चरण में 1 बॉक्स, दूसरे में 2 बॉक्स और तीसरे पे 2 बॉक्स प्लस 1 छड़ी, और चौथे चरण में सिर्फ 2 छड़ी होती है। क्या होती हैं, 2 छड़ी। ये चौथे चरण के अंतर्गत 2 छड़ी होती है और वो उनमें से एक छड़ी के अंदर दूसरी छड़ी को समायोजित किया जा सकता है या संयोजित किया जा सकता है। तो एक छड़ी में दूसरी छड़ी को संयोजित करके या जोड़ करके चिंपांजी ने केलों के गुच्छों को यहां पर प्राप्त कर लिया। तो यहां पे इन 4 क्रम में जो भी बात हमारे सामने निकल कर आ रही है वो क्या निष्कर्ष विशेष निकल के आ रही है, यानी इस सिद्धांत पर क्या निष्कर्ष निकलते हैं। अब देखिएगा, इसी बात को हमने एक बात और बढ़ाएं तो 1945 ईस्वी को जैसा कोहलर ने प्रयोग किया है ऐसा ही H.G. ब्रिच ने भी किया। 1945 ईस्वी को H.G. ब्रिच ने कोहलर जैसा ही प्रयोग किया और उसने यह बताया कि अंतर्दृष्टि, याद रखिएगा, अंतर्दृष्टि व सूझ, अंतर्दृष्टि व सूझ से पहले पूर्व अनुभव का होना जरूरी है, या अंतर्दृष्टि व सूझ पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है। यह बात 1945 में H.G. ब्रिच ने बताई थी और H.G. ब्रिच ने वैसा ही प्रयोग किया जैसा कि कोहलर ने किया था। दोस्तों, कोहलर के द्वारा जो सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किए गए हैं, उस सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग में 4 चरण बताए गए। कितने चरण बताए गए? 4। बहुत से टीचरगण इसमें 3 चरण बता देते हैं, 2 चरण बता देते हैं या 5 चरण बता देते हैं। मूलतः इसमें 4 चरण ही हैं और 4 चरण वो चारों के चारों एक ही कमरे में रख के करवाए जाते हैं। कितने? एक ही कमरे में। एक बार ऊंचाई कम होती है, फिर ऊंचाई अधिक होती है, फिर ऊंचाई और अधिक और अंत में ऊंचाई और अधिक होती है। पहले में 1 बक्सा, दूसरे में 2 बक्से और तीसरे में 2 बॉक्स प्लस 1 छड़ी और चौथे में 2 छड़ी ही होती है। ओके, अब इस प्रयोग के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला गया? देखिए, सुल्तान नामक चिंपांजी ने यहां पे सारी क्रियाएं की। क्या शारीरिक क्रियाओं का कोई महत्व था? नहीं था। पहला निष्कर्ष प्रयोग से यही निकलता है कि शारीरिक क्रियाओं को कोई स्थान नहीं दिया जाता या शारीरिक क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है, जबकि इसमें किसको महत्व दिया गया है? अचानक समस्या समाधान, मतलब सूझ। और ये सूझ आती किससे है? मानसिक शक्तियों पर, यानी तर्क, चिंतन, मनन जैसे मानसिक शक्तियों पर क्या देगा? बल देगा। दूसरी बात, पहले निष्कर्ष की बात हुई, अब दूसरे निष्कर्ष में अगर हम बात करें कि इस प्रयोग का दूसरा क्या निष्कर्ष निकलता है, तो इसमें समस्याएं सामने थी। समस्या को समग्र रूप से देखना, कहने का मतलब समस्या का प्रत्यक्षीकरण होना। क्या समस्या नहीं थी? जी थी। समस्या थी, क्या समस्या प्रत्यक्षीकरण था? जी था। तो यहां पे दूसरी जो समस्या के इसमें जो निष्कर्ष निकलकर आता है कि समस्या को समग्र रूप से देखना, यानी गेस्टाल्टवादी समस्या को समग्र रूप से देखने पर बल देते हैं, या ये कहें समस्या में प्रत्यक्षीकरण का होना आवश्यक है। ओके, ये भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि समस्या समाधान में प्रत्यक्षीकरण जितना अधिक होगा, प्राणी अपने दृष्टिकोण को उतना अधिक विकसित करके उतना ही अंतर्दृष्टि या सूझ से सीखे पाएगा। यानी क्या बोला गया? समस्या समाधान में प्रत्यक्षीकरण जितना अधिक होगा, समस्या समाधान में जितना अधिक प्रत्यक्षीकरण होगा, प्राणी उतना ही अधिक अपने दृष्टिकोण, अपने रवैये को विकसित करके सूझ या अंतर्दृष्टि विकसित कर पाएगा। ये इसमें चौथी बात, तीसरी बात रखेगी। अब इसके बाद और क्या निष्कर्ष निकलते हैं? इसमें देखो, सारी क्रियाओं को कोई महत्व नहीं है, यानी स्टिमुलस है परंतु
परंतु प्रतिक्रिया क्या थी? उछल कूद मचाना। इनका यहां पर कोई महत्व नहीं है, यानी ये सिद्धांत एस आर थ्योरी के बजाय एस ओ आर पर बल देते हैं, यानी मान स्टिमुलस ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स पर बल देती है। इसके बाद जैसे ही सुल्तान नामक चिंपांजी को या पे समस्या के बाद या उस समस्याओं के समाधान जब हो जाता है तो उसने कैसा अनुभव किया होगा, उसको गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं? तो गेस्टाल्टवादी इस समस्या समाधान को आहा अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं? आहा अनुभव कहते हैं, यानी समस्या के समाधान के बाद जो महसूस करता है वो क्या होता है? आहा अनुभव होता है। इसके बाद अगले निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत अगला क्या निष्कर्ष निकलता है? यह सिद्धांत सूझबूझ पर बल देता है, और सूझबूझ एक मानसिक क्रिया है। क्या है? मानसिक क्रिया है, यानी सूझबूझ जो अंतर्दृष्टि है वो मानसिक क्रिया है। और ये मानसिक क्रिया कितने चरण में विभक्त होती है, कितने चरणों से ये सूझ या अंतर्दृष्टि विकसित होती है, या कितने चरणों से होकर ये गुजरती है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो अब बात करते हैं सुल्तान नामक चिंपांजी पर किए गए प्रयोग के आधार पर जो मैंने निष्कर्ष आपको बताए हैं, समझाने का पूरा प्रयोग से कोशिश की है। अब उनको 1 बाय 1 आपको फिर से लिखित में बताने का प्रयास करता हूं। अब देखिए प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष। प्रयोग के आधार पर क्या क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो सबसे पहली बात हुई कि इसके अंदर शारीरिक क्रियाओं के स्थान पर मानसिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है। क्या बताया? शारीरिक क्रियाओं के स्थान पर मानसिक क्रियाओं पर बल, यानी तर्क, चिंतन, मनन जैसी शक्तियों पर क्या दिया गया? बल दिया गया। अब इसके बाद दूसरी बात क्या हुई थी हमारी? समस्या को समग्र रूप से देखना। समस्या को समग्र रूप से देखना या समस्या समाधान में प्रत्यक्षीकरण का होना, यह बात हुई थी हमारी 2 नंबर। इसके बाद यह भी हुई थी कि समस्या समाधान में प्रत्यक्षीकरण जितना अधिक होगा, बालक अपने दृष्टिकोण को इतना ही अधिक विकसित करके सूझबूझ को विकसित करेगा। तो यह बात भी लिख सकते हैं कि समस्या समाधान में जितना अधिक प्रत्यक्षीकरण होगा उतना ही अधिक प्राणी अपने दृष्टिकोण मतलब रवैये, अपने दृष्टिकोण का प्रयोग करें सूझबूझ को विकसित करेगा। यह तीसरी बात थी। इसके बाद हमने 4 नंबर पे पढ़ा था कि यह सिद्धांत एस आर के बजाय एसओ आर पर बल देता है। एस आर थ्योरी के बजाय एसओ आर थ्योरी पर बल देता है, यानी स्टिमुलस ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स पर बल देता है। इसके बाद हमने कहा था जब समस्या का समाधान हो जाता है तो गेस्टाल्टवादी समस्या के समाधान को क्या कहते हैं? जी, गेस्टाल्टवादी समस्या के समाधान को आहा अनुभव कहते हैं। क्या कहेंगे? आहा अनुभव। तो गेस्टाल्टवादी समस्या समाधान को आहा
अनुभव कहते हैं। यह बात याद रखिए, समस्या समाधान को क्या कहते हैं? आहा, अनुभव कहते हैं। ओके, और यह सिद्धांत सूझबूझ पर क्या देता है? बल देता है, यानी सूझबूझ पर बल देता है। यह सिद्धांत सूझबूझ मतलब है अंतर्दृष्टि पर बल देता है। मतलब मानसिक क्रियाओं को बल देगा, यानी तर्क चिंतन मनन जैसी क्रियाओं पर क्या देता है? बल देता है। जबकि ये जो सूझबूझ या अंतर्दृष्टि होती है, ये मानसिक क्रिया होती है या मानसिक प्रक्रिया होती है। इस पे चर्चा करते हैं। अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि एक मानसिक प्रक्रिया है और इस मानसिक प्रक्रिया के दौरान प्राणी का तर्क चिंतन मनन करना ही क्या है? अंतर्दृष्टि के अंतर्गत आता है। अब ये जब प्राणी अपनी मानसिक क्रिया को संपादित करता है तो ये कितने चरण में होती है? ये मानसिक प्रक्रिया कितने चरण में विभक्त होती है? यानी अंतर्दृष्टि कितने चरण में विभक्त होती है? तो ये 5 चरण में विभक्त होती है। यानी ये जो अंतर्दृष्टि एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें तर्क चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, ये कितने चरण में विभक्त होती हैं? तो ये 5 चरण में होती है जी। 5 चरण में पहला होता है लक्ष्य का निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण, 2 नंबर होती है बाधा, 3 नंबर होता है तनाव, 4 नंबर होता है संगठन और 5 नंबर होता है पुनः संगठन। पुनः संगठन, लक्ष्य का निर्धारण, बाधा, तनाव, संगठन और पुनर्संगठन। अब देखिएगा ये क्या क्या है। लक्ष्य निर्धारण पे देखो, लक्ष्य निर्धारण क्या है? जैसे मानसिक प्रक्रिया में ये 5 चरण होते हैं और इन्हीं 5 चरणों के अंतर्गत अंतर्दृष्टि विकसित होती है। जैसे हमारे सामने अनेक लक्ष्य हो तो हम अनेक लक्ष्यों को एक साथ नहीं लेके चलते, हम किसी एक लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? एक लक्ष्य को, हमारे सामने जब अनेकों लक्ष्य हो तो हम उसमें से एक ही लक्ष्य का चयन करते हैं। जैसे मान लो कि जब आप रीट की तैयारी कर रहे हो और उसी दौरान फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो जाए तो आपके पास टारगेट 3 होते हैं। जैसे इन 3 हो गए ना, जैसे रीट हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया। अब हम तीनों को तो एक साथ चूज नहीं कर सकते, अब किसी एक को चयन करेंगे, किसी एक लक्ष्य का हम निर्धारण करेंगे और लक्ष्य के निर्धारण के बाद उसके निश्चित उद्देश्य निर्धारित करेंगे। निश्चित उद्देश्यों को क्या कर लेंगे? निर्धारित कर लेंगे। अब क्या करेंगे? इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो हमने उद्देश्य का निर्धारण किया है, उस उद्देश्य के निर्धारण में हमें क्या होगी? उद्देश्य प्राप्ति में हमें बाधा आएगी। उद्देश्य प्राप्ति में बाधा आएगी, यानी लक्ष्य तक पहुंचने में हमें बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा आएगी, एक मानसिक तनाव जैसी मानसिक स्थिति बन जाती है। यानी तनाव क्या है? एक मानसिक स्थिति है जिसमें उद्देश्यों की प्राप्ति न होने पर व्यक्ति में असफलता के भाव आने के भय रहता है। उस स्थिति में व्यक्ति क्या हो जाता है? तनाव की स्थिति में आ जाता है। यानी उद्देश्य प्राप्ति में असफलता का भय जब लग जाए, यानी कहने का मतलब है जब हम रीट को टारगेट करते हैं तो हमें रीट को क्वालिफाई करना हमारा लक्ष्य है, तो हमें यह भय भी रहता है कि हम कहीं रह ना जाएं। यानी हमने टारगेट तो किया कि हमें क्वालिफाई करना है, फिर भी क्या है, हमें मन में भय होता है कि कहीं हमें कमियां न रह जाएं और कहीं हम पीछे ना रह जाएं। तो वो क्या है? तनाव ही तो है। क्या है? तनाव। अब तनाव के बाद नेक्स्ट बात क्या है? संगठन। संगठन में क्या होता है कि हमारे सामने समस्याएं हो कि कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, हम क्या करेंगे? संगठन में समस्या विशेष की बात होगी। हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और समस्या के प्रत्यक्षीकरण से प्राप्त ज्ञान
समस्या आ सकती है और समस्या के प्रत्यक्षीकरण से प्राप्त ज्ञान का क्या कर लेते हैं, हम संगठन कर लेते हैं। और प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसको हम तब तक जारी रखते हैं जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, यानी उसी प्राप्त ज्ञान को हम पुनर्संगठित करते रहते हैं और अपनी मानसिक क्रिया को संपादित करते रहते हैं और अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। अब यह बात थी, अंतर्दृष्टि एक मानसिक प्रक्रिया है जो 5 चरणों से होकर गुजरती है। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मानसिक क्रिया संपादित नहीं होती, तो ये 3 मानसिक क्रियाएं तो हैं जो इसके अंतर्गत अंतर्दृष्टि के अंतर्गत विकसित होती है। अब देखिएगा, इसी अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को अब प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था अभी हाल ही में, अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जी, अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले कारक होता है प्रत्यक्षीकरण। क्या होगा? प्रत्यक्षीकरण। 2 नंबर होगी बुद्धि, 3 नंबर होगा अनुभव। क्या होगा? अनुभव। और फिर होता है 4 नंबर समस्या की रचना। समस्या की रचना। 5 नंबर पे हमें प्रयास कह सकते हैं या फिर त्रुटियों का अभाव कह सकते हैं। प्रयास, त्रुटि का अभाव। और 6 नंबर है मानसिक शक्ति। ये कारक प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, अनुभव, समस्या की रचना, प्रयास, त्रुटि का अभाव और मानसिक शक्ति, ये 6 कारक अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब अगर हम चर्चा करें कि ये 5 कारक, 6 कारक कैसे 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 अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को प्रभावित करते हैं, तो इस पे मैं आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण क्या है। देखिए, अगर बात हम प्रत्यक्षीकरण की करें, नंबर 1 पे क्या प्रभावित करने वाले कारकों में क्या प्रत्यक्षीकरण। अब इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे बालक के सामने जब कोई विषय वस्तु प्रत्यक्ष रूप में रखी जाती है और उसे प्रत्यक्ष रूप में रखने के बाद उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाए। प्रत्यक्षीकरण में क्या बोला हूं, जब बालक के सामने कोई विषय वस्तु प्रत्यक्ष रखी जाती है और वह उसको प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता, तो कहने का मतलब उसमें सूझ विकसित नहीं हो सकती, उसमें मानसिक शक्ति, तर्क, चिंतन, मनन जैसी शक्ति विकसित नहीं हो सकती। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्षीकरण के द्वारा प्राणी अपने दृष्टिकोण के द्वारा सूझबूझ को विकसित करता है। अगर हम बात करें बुद्धि की, कि बुद्धि कैसे प्रभावित करती है, जैसे कम आईक्यू वाले जो बालक होते हैं उनमें मानसिक शक्तियों का अभाव होता है, यानी तर्क, चिंतन, मनन जैसी शक्तियों का क्या रहेगा, अभाव रहेगा। तो ऐसे में उसमें तर्क, चिंतन, मनन जैसी शक्तियों का अगर अभाव रहेगा तो समस्या के समाधान को सुन नहीं कर पाएगा, अर्थात उसमें सूझ या फिर सूझबूझ विकसित नहीं हो पाएगा। अगर बात करें अनुभव की, अनुभव जैसे अनुभव में पूर्व अनुभव जो होते हैं वो हमारे सूझ में या हमारी अंतर्दृष्टि में या मानसिक शक्तियों में सहायक होता है। अगर बालक को पूर्व अनुभव नहीं हो तो वहां पर उसके दिमाग में अंतर्दृष्टि या फिर अचानक से कोई सूझबूझ विकसित नहीं हो सकती। अगर बात करें समस्या की रचना की रचना में बालक को जब तक ये नहीं पता कि समस्या क्या है, समस्या का स्तर क्या है, समस्या कैसी है, तब तक उसमें अंतर्दृष्टि या सूझ विकसित नहीं हो सकता। इसके लिए समस्या का स्तर क्या है, समस्या कैसी है, ये जानना जरूरी होता है। इसके बाद क्या है, प्रयास, त्रुटि से प्रयास और त्रुटि की बात करें, जैसे समस्या के समाधान में बालक जब तक समस्या के समाधान के बारे में प्रयास नहीं करता तो बालक में अंतर्दृष्टि विकसित नहीं होती।
अब अगर हम मानसिक शक्ति की बात करें, मानसिक शक्ति में बालक में अगर तर्क, चिंतन, मनन जैसी शक्तियों का अगर अभाव है तो सूझबूझ विकसित नहीं हो सकती। इसी के संदर्भ में जैसे कि ये प्रभावित करने वाले कारक है, इसके जो निष्कर्ष हैं, इसी आधार पर गेट्स ने एक बात कही। किसने? गेट्स व अन्य ने बात कही कि जो गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है, ये खोज करके सीखने पर बल देता है। गेट्स क्या कहते हैं? गेट्स कहते हैं कि गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत खोज करके सीखने पर बल देता है। ये बात किसने कही है? गेट्स व अन्य ने कहते हैं कि गेस्टाल्टवाद के जो सिद्धांत है या गेस्टाल्टवादी जो है, ये स्वयं खोज करके सीखने पर बल देते हैं। मतलब बालक स्वयं समस्या को खोजेगा, स्वयं उस समस्या का समाधान खोजेगा। ओके। साथ ही साथ गैरिसन और अन्य क्या कहते हैं? गैरिसन और अन्य कहते हैं कि ये सिद्धांत सामान्यीकरण, यानी समस्या के समाधान के बाद नियमीकरण करना, सामान्यीकरण व अधिगम के स्थानांतरण पर बल देता है। यानी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ऐसा कर सकता है। जैसे कि चिंपांजी ने पहले बॉक्स से किया, फिर दूसरे से किया, फिर तीसरे से, वो 4 चरणों में गया था। ऐसा ही गैरिसन और उनके अन्य सहयोगी कहते हैं कि गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है वो सामान्यीकरण मतलब नियमीकरण पर बल देता है, साथ ही साथ अधिगम स्थानांतरण पर भी बल देता है। ऐसा कौन कहते हैं? गैरिसन महोदय कहते हैं। इसके बाद गैरिसन ने एक बात और भी कही कि यह सिद्धांत समस्या के समाधान और व्यवहार पर भी बल देता है, कि समस्या का समाधान भी हो जाए और उसके व्यवहार को भी बदला जा सके। ऐसा कौन कहते हैं? गैरिसन कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व क्या है, ये सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उपयोगी है, क्या शिक्षा में इस सिद्धांत का क्या क्या देन है, या शैक्षिक योगदान क्या है, या शिक्षा में इसका क्या महत्व है, शिक्षा को इसने क्या दिया है, ये चर्चा कर रहे हैं इस सिद्धांत के बारे में। अब पढ़ते अपन शैक्षिक महत्व क्या है। अब देखिए शैक्षिक महत्व यानी शिक्षा में इसका क्या योगदान है। सबसे पहले अगर हम सूझबूझ की बात करें तो जो कठिन विषय होते हैं जैसे गणित, विज्ञान जैसे कठिन विषयों के शिक्षण में उपयोगी रहेगा। क्या? गणित, विज्ञान जैसे कठिन विषयों के शिक्षण में उपयोगी। ओके। साथ ही साथ बालक अगर करके सीखने पर बल देगा, स्वयं खोज करके सीखने पर बल देगा, तो कहने का मतलब रचनात्मक कार्य में भी उपयोगी है, रचनात्मक कार्यों में उपयोगी। ओके। रचनात्मक कार्यों में उपयोगी होगा क्योंकि यह सिद्धांत स्वयं करके सीखने पर बल देता है। क्या? स्वयं करके सीखने पर बल, यानी स्वयं करके सीखने पर क्या देता है? बल देता है। जैसे कि अगर हम गेस्टाल्टवाद की बात करें और थार्नडाइक के सिद्धांत की बात करें, थार्नडाइक का सिद्धांत जो एसआर थ्योरी है वो यांत्रिक तरीकों पर आधारित है, रटने पर बल देता है, जबकि ये यांत्रिक तरीकों का खंडन करता है। क्या करता है? यांत्रिक तरीकों का खंडन, यांत्रिक तरीकों का खंडन करेगा, जबकि मानसिक शक्तियों को बढ़ावा देने पर बल देता है। जैसे तर्क, चिंतन, मनन, बालक में ऐसी परिस्थितियां विकसित की जानी चाहिए जिसमें बालक अधिक से अधिक तर्क, चिंतन, मनन कर सके, तो मानसिक शक्तियों को बढ़ावा देने पर बल, यस, मानसिक शक्तियों पर बढ़ावा देने पर क्या देता है? बल देता है। साथ ही साथ जैसे कला है, साहित्य है, संगीत शिक्षा में उपयोगी है। कला, साहित्य, संगीत शिक्षा में उपयोगी। ये पेपर में आई हुई पंक्ति है, पूछा जा सकता है कि कौन सा सिद्धांत कला, साहित्य, संगीत शिक्षा में उपयोगी है। तो आपको गेस्टाल्टवाद या सूझ या अंतर्दृष्टि या अवयवादी सिद्धांत या समग्र सिद्धांत का ही नाम लेना है।
या फिर इनसाइट थ्योरी या एसआर थ्योरी का नाम ही लेना है। अब इसके बाद देखो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है, हमारे जो पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है या पाठ्यक्रम का निर्माण जो होता है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। किस पर है? पाठ्यक्रम का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है जी। हमारा जो पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है, जैसे 10वीं का पाठ्यक्रम है, अब 10वीं का पाठ्यक्रम है मैथ साइंस संपूर्ण पाठ्यक्रम एक साथ होता है यानी पूर्ण, और फिर उसको अलग अलग बांटा जाता है। मैथ में अलग है, साइंस में अलग है, या फिर हिंदी में अलग है, संस्कृत में अलग है। वो क्या है? यानी कहने का मतलब पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म और मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत की देन है, इसी सिद्धांत की देन है। आपको याद रखना है। इसके बाद देखो इकाई योजना है, पाठ योजना, तो याद रखिएगा इकाई योजना जो मॉरिसन ने दी थी, पाठ योजना जो हर्बर्ट ने दी थी। इकाई योजना, पाठ योजना इसी सिद्धांत की देन है। यानी इकाई योजना और पाठ योजना इसी सिद्धांत की देन है, जबकि इकाई योजना के प्रवर्तक मॉरिसन हैं और पाठ योजना के प्रवर्तक हर्बर्ट है। इसके बाद समस्या समाधान विधि व प्रायोजना विधि भी इसी सिद्धांत की देन है। इंपॉर्टेंट कथन है और यहां से एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे से देख लेना इनको। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि ये जो गेस्टाल्टवाद का या फिर सूच का सिद्धांत है, ये अनुसंधान हेतु विशेष माना जाता है। किसके लिए? अनुसंधान के लिए उपयोगी, यानी जब कोई खोज की जाती हो तो उसके लिए उपयोगी है, क्योंकि यह सिद्धांत स्वयं करके सीखने पर क्या देता है? स्वयं करके सीखने या स्वयं खोज करके लिखना था, स्वयं खोज करके सीखने पर बल देता है। इसी कारण ये अनुसंधान के लिए भी क्या है? उपयोगी है। दोस्तों, हमने जो यहाँ पे सारी बातें की, एग्जाम दृष्टि से एक से बढ़कर एक बात है, तो इनको आप अच्छे से रिवाइज करिए, नोट करिए, बार बार इसको नोटिस करके, यानी आप नोट डाउन करिए, इनको बार बार लिखिएगा। और निश्चित बात है कि यहां से एक क्वेश्चन बनने का आशा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में गेस्टाल्टवाद से काफी बार प्रश्न पूछा गया है और इसमें सारी बातें व्यवस्थित तरीके से मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।